हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो 30 दिसंबर 2021 को हुआ था और इसका हम सोशल साइंस वाला पार्ट देखेंगे। और इसके मैंने जो सी टेट के प्रीवियस पेपर हैं उसके मैंने लगभग 10 के लगभग प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। 42 लगभग वीडियो हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर देखिए या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, सी टेट की प्लेलिस्ट का, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और देखिए साइड में ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सारी मैंने अपने चैनल पर कराई हैं और मैंने खुद ही पढ़ाया है। बहुत डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ाई है जो आपके सी टेट में पूछी जाती है। ठीक है, तो हिस्ट्री की भी बनी हुई है, ज्योग्राफी की भी बनी हुई है। आप प्लीज जाकर एक बार देख लीजिए। आप ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगी, तो आप जाकर देख लीजिए। अगर आपकी कुछ आपको लगे कि हाँ आपको हेल्प करेगा तो प्लीज उसको देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। देखिए इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था इस पेपर का, तो हमने 45 तक करा था, है ना। 46 वाला नहीं करा था। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार। अब आपको आंसर तो इसका पता चल ही गया, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। ए, विषुववृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। बी है, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए अफ्रीका महाद्वीप कुछ 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 इस तरह से बना हुआ है। एक मिनट, बन नहीं पा रहा है। ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, फिर इस तरह का कुछ बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का है अफ्रीका महाद्वीप। तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी विषुवत रेखा है, उसके बाद में कर्क रेखा है और उसके बाद में मकर रेखा। इस तरह से तीनों रेखाएं निकली हुई हैं। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा। और ये जो व्रत है, अब देखिए इसका जो जो बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ऊपर से ये चौड़ा है तो बड़ा हिस्सा क्या है, उत्तर में है। ठीक है, ये हो गया ना उत्तर। विषुवत से वो इधर की तरफ उत्तर हो जाएगा और उधर की तरफ दक्षिण हो जाएगा, तो उत्तर में इसका ज्यादा बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध तथा शीत कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है। अब क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या बोल रहा है कि जो कटिबंध है, तीन चार प्रकार के जो कटिबंध है उनका क्रम किस तरह का है, ये पूछ रहा है। और इसमें किस में वो क्रम सही दिखाया गया है। अब देखिए पहले हम एक आपको मॉडल दिखा देंगे, पृथ्वी का अर्थ का मॉडल दिखा देंगे। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, गोल नहीं बन पाई है, एडजस्ट कर लेना। ये हो गया आपका विषुववृत्त और ये हो गया आपका कर्क रेखा और ये हो गई आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा होता है, उष्ण कटिबंध होता है। उसके बाद दोनों तरफ होता है शीत कटिबंध 66.5 डिग्री तक, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ये हो गया शीत कटिबंध। ठीक है, और ऊपर होता है शीत कटिबंध। अब देखते हैं क्रम कौन सा सही है। ए है उष्ण कटिबंध, उसके बाद में दक्षिण शीतोष्ण। अब देखिए ये वाला देखो ये बृहस्पति रहता है, इसको पहले डार्क कर लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हो गया विषुववृत्त, इसके दक्षिण, फिर ये हो गया उष्ण कटिबंध और उसके बाद में ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद वाला कौन सा होगा, शीत कटिबंध। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो गया। बी देखते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध ये हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। अब उत्तरी की बात हो रही है तो यानी कि उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद हो गया शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि ये बीच वाला यहाँ वाला बोल दिया है इसने। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध यहाँ हो गया ना, तो गलत हो गया ये। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, देखो देशांतर के बारे में बात चल रही है, इन्होंने पूछा है कि देशांतर के विषय में कौन सी चीज सही है। ए, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। जिनकी त्रिज्या क्या है, समान है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि देशांतर जो है वो एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि पृथ्वी पर
प्रकृति ने नहीं बनाई है, जो इंसान है उन्होंने अपने हिसाब से खींच लिए हैं ताकि पृथ्वी का अच्छे से अध्ययन किया जा सके। ठीक है। अर्धवृत्त रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है, यानी कि सबकी त्रिज्या कैसी है, समान है। बी है मुख्य यमनोत्तर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखो जो पृथ्वी है ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, और यमनोत्तर किस तरह से, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से है पृथ्वी पर। तो ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित नहीं करेगा। किस तरह से नहीं करेगा, ये दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में नहीं करेगा। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में कौन सा 0 डिग्री अक्षांश करता है, 0 डिग्री अक्षांश करता है। ऊपर की तरफ उत्तरी हो गया, नीचे की तरफ दक्षिणी हो गया। लेकिन ये जो मुख्य यमनोत्तर है ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करेगा, लेकिन किस तरह से, ये करेगा पूर्वी और पश्चिमी, यानी कि इधर वाला हिस्सा पूर्वी हो गया, इधर वाला पश्चिमी हो गया। ठीक है। एक और चित्र से हम देख सकते हैं कि देखिए ये जो मेन है ये मेन हो गया, यानी कि प्रमुख यमनोत्तर हो गया ये पृथ्वी का। तो इधर वाले जितने भी यमनोत्तर होंगे, यानी कि इधर वाले जितने भी देशांतर होंगे वो पूर्वी व्रत में आएंगे, और इधर वाले होंगे वो आएंगे पश्चिमी व्रत में। ठीक है, इन्होंने उल्टा बोल दिया। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यमनोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है। बिल्कुल सही है ये बात कि वो, सॉरी, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक ही रेखा है। ये क्या है, एक ही रेखा है। यानी कि जो 180 डिग्री है वो कहां पर है, एक और हमें खींचना पड़ेगा कि देखिए ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, और जो 180 डिग्री देशांतर है वो इधर है। ठीक है, वो किधर है, इधर जापान की तरफ। तो वो एक ही लाइन है। ठीक है, अगर आप सामने की तरफ से देखेंगे तो वो कैसी होगी, वो पूर्व में होगी। अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो वो पश्चिम में होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, देशांतरीय यमनोत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। देखो जो देशांतर होते हैं उनकी जो दूरी होती है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या है, घटती है। देखिए सारे के सारे जो जितने भी देशांतर हैं वो ऊपर और नीचे से मिले हुए होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा उनकी जो चौड़ाई होती है वो कहाँ होती है, वो विषुववृत्त पे होती है। ठीक है, मतलब बीच में वो सबसे ज्यादा चौड़े होते हैं, और साइड में क्या है, धीरे धीरे कम होती जाती है जब वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं, और लास्ट में जाके शून्य हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर सारे देशांतर मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ए, हरे पौधे CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। पहला तो कथन ही गलत है, वो CO2 से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन नहीं बनाते हैं। वो किससे बनाते हैं, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है ये होता है H2O। ठीक है, H2O क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड। तो हाइड्रो ऑक्साइड से ये क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं पौधे। जो क्रिया हो, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो H2O के द्वारा होती है। कारण है बी, CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। बिल्कुल गलत है, इस चीज से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जंगल बढ़ेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से जंगल नहीं बढ़ेगा। तो ये ए और बी दोनों ही असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 50। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। बिल्कुल सही है। रेक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति
पहुंचा सकता है। कौन सा मान रेक्टल स्केल पे हम नापते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं हम रेक्टर स्केल पर, ठीक है। तो कौन सा जो मान है उसके होने से जो चीजें हैं वो गिरने लगती हैं, जैसे बिल्डिंग है या आपके टेबल पर रखा हुआ ग्लास है, वो सब क्या है, गिरने लगती हैं। तो कौन सा ऐसा माप है इनमें से, ठीक है। तो ए है पॉइंट सॉरी 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। तो जब भूकंप की जो तीव्रता होगी 5 होगी तो क्या है, सामान गिरने लगेंगे, सामान क्या होगा, गिरने लगेंगे, खुद ब खुद गिरने लगेंगे। और ये जो है ये 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन, बिल्कुल यूं ही क्यों ही उठाती है। ये सीटेट वाले ना जो लाइन होती है ना उनको भी चेंज नहीं करते हैं, बिल्कुल जैसी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है बिल्कुल वैसी ही उठाते हैं। तो आप एनसीईआरटी को प्लीज रट लीजिए, किसी का कोर्स मत लीजिए, किसी का सिलेबस मत, पेड बैच मत लीजिए, कुछ मत लीजिए, आप 1 रुपया खर्च मत कीजिए। आप पैसे खर्च करें तो आप एनसीईआरटी ले लें 6 की, 7th की और 8th की, और खुद ही उसको पढ़ें। अगर हेल्प लेनी है तो थोड़ी बहुत आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उनसे अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो खोलकर देख लीजिए और समझ लीजिए। बाकी आपको इसके लिए पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है। अब देखिए जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है, किस चीज पर जो तापमान है वो निर्भर करता है, ठीक है। अब देखते हैं, पहला है स्थान के अक्षांश पर। देखो अक्षांश से तापमान का बहुत अंतर है, प्रभाव पड़ता है कि जो जितना भी बीच वाला अक्षांश होंगे उनका जो तापमान होगा, जो उष्णकटिबंधीय होंगे वो होंगे गर्म, और ऊपर वालों का जो तापमान होगा वो कम होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी इधर नहीं पड़ पाती हैं। बी है स्थान की ऊंचाई पर, यानी कि समुद्र तल से उस जगह की ऊंचाई कितनी है। तो ये भी बात सही है। अब देखिए समुद्र तल से जो पहाड़ होते हैं उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, इसलिए पहाड़ कहीं भी हो वहां पर ठंडक रहती है, ठीक है। कई जगह बर्फ भी जमी होती है और कई जगह समुद्र तल के हिसाब से फिर भी वहां पर ठंडक रहती है। सी है स्थान के देशांतर पर। देखो देशांतर से इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। किसका लेना देना है, क्योंकि जो सूर्य है वो अक्षांशों पर पड़ती है, उसकी जो किरणें होती है ना वो उसका जो सूर्य का जो ताप का हिसाब लगाया जाता है या पृथ्वी के गर्म होने का हिसाब लगाया जाता है, वो हम अक्षांशों से लगाते हैं ना कि देशांतरों से। तो जो बीच वाले अक्षांश है उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी, ठीक है, उन पर कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। और जो साइड वाले अक्षांश है उन पर पड़ती हैं तिरछी, यानी कि जो सूर्य का ताप है वो कम पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं डी, गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। तो इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जो महासागर हैं वहां पर किस तरह की जलधाराएं चल रही हैं, उससे भी तापमान का फर्क पड़ता है। अगर ठंडी जलधारा चल रही है महासागरों में तो जो महासागरों के आसपास के इलाके हैं और वहां के जो ऊपर का आसमान है वो वहां पर क्या है, ठंडी हवा चलेंगी, और अगर गर्म हवा चल रही है तो वहां का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक गर्म रहेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा दूसरा। और देखिए जो उष्ण कटिबंधीय वाले महासागर होते हैं उन वहां पर जो जलधारा चलती है वो गर्म जलधारा चलती है, ठीक है। ये अभी 7th क्लास के एनसीईआरटी में ही मैंने एक चैप्टर कराया था जल, उसमें ये पढ़ाया था, ठीक है। ये जलधारा बहुत डिटेल में ये मैंने समझाई थी। और देखिए ये इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसको सभी नामों से बोलते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जलधारा चलती है, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है वो जो चलता है, जो जलधाराएं चलती हैं वो कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, ठीक है। और जो यहाँ से जलधाराएं चलती हैं वो कैसी चलती हैं, ठंडी चलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। तो
ये बिल्कुल सही है कि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसकी वजह से ही क्या है, हमारी पृथ्वी गर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। तो ये भी सही है कि पृथ्वी क्या है, स्वयं गर्म होने के बाद एक पिंड बन जाती है। सी है, नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेता है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है। तो देखो ये काम नाइट्रोजन का नहीं है, ये काम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी तो पृथ्वी कैसा हो जाएगा, एक ठंडा ग्रह हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही नहीं तो क्या है, पृथ्वी क्या है, एक जम जाएगी, बर्फ के गोले में तब्दील हो जाएगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही नहीं तो। ठीक है, क्योंकि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है उसको पृथ्वी रोक नहीं पाएगी। आजकल क्या है, प्रदूषण की वजह से हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ज्यादा। तो जो जितनी भी सूर्य से किरणें आ रही है, जितना भी सूर्य से ऊष्मा आ रही है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में रोक रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि तापमान, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो जो सूर्य से किरणें आ रही है उनको ज्यादा मात्रा में, जो सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है उसको ज्यादा मात्रा में रोका जा रहा है, जबकि हमें सूर्य के प्रकाश को रोकना है लेकिन कम मात्रा में रोकना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं करता है, ये काम कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। क्वेश्चन नंबर 53, जब कपड़े सूखने में काफी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता है, तब निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझा जा सकता है। पहला है वायु में गैस की उपस्थिति। देखो गैस की उपस्थिति हमेशा होती है और इससे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा है वायु दाब, तीसरा है आर्द्रता, चौथा है मौसमी पवने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है, मॉइस्चर होता है, यानी कि आपका जो वातावरण है उसमें पानी की मात्रा। ठीक है, अगर मान लीजिए वातावरण में पानी की जो मात्रा है वो 100% है, ठीक है, तो आपके कपड़े सूखने में या आपका पसीना सूखने में दिक्कत होगी। ऐसा कब होता है, जब बारिश आती है तो उमस वाला मौसम होता है, कहते हैं उस उमस वाला मौसम हो रहा है ना। तो वो यही होता है कि जो वातावरण है उसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, यानी कि नमी बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह से वो क्या है, जो वातावरण है वो नहीं सोख पाता है। वैसे ज्यादातर जो टाइम होता है वातावरण में पानी कम होता है। ठीक है, आप कपड़े सुखाएंगे धूप में तो जैसे ही आप कपड़े सुखाएंगे तो वातावरण क्या करेगा, उसको उस कपड़े में से पानी को खींच लेगा, अपने अंदर समा लेगा। देखो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप एसी चलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल खाली कमरा है, आप उसको एसी चलाएंगे और एसी के नीचे एक बाल्टी पाइप लगा होता है, उसमें बाल्टी लगी होती है। तो वो जो पानी है वो कहाँ से आता है, आप देखो रूम में कहाँ से आता है, वो क्या है, वातावरण में है, पानी है। तो वो जो एसी है उस वातावरण के पानी को सोख लेती है। ठीक है, सोख लेती है और पाइप के द्वारा बाल्टी भर जाती है। आप देखेंगे कि जो आर्द्रता वाला टाइम होता है, यानी कि जो बरसात वाला टाइम होता है, उस टाइम में सबसे ज्यादा बाल्टी में पानी भरता है। एसी की बाल्टी में पानी सबसे ज्यादा कब भरता है, जब बारिश वाला मौसम होता है, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा होती है, यानी कि नमी ज्यादा होती है वातावरण में, इसलिए पानी ज्यादा भरता है। ठीक है, तो एसी का क्या काम होता है कि वो वातावरण में से नमी को सोख लेता है और उसको क्या बना देता है, एक तरह से एक ठंडा रेगिस्तान के रूप में आपको बना के दे देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो ये दे रखे हैं वनों के प्रकार और ये दे रखे हैं भारत में स्थान, यानी कि कौन से वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं वो दे रखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ये कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ये कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाब पर। ठीक है, कहाँ, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाब पर। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी ये लैंग्वेज कि है क्या,
मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये क्या है, मैप बना के बताती हूँ। 1 मिनट रुकिए बस, 1 ही मिनट लगेगी। अब मुझे पता है कि ये समझाने वगैरह में ना टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, आपको बोरियत सी हो जाती होगी, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेंगी। और जो ये चीजें रहेंगी ये क्या है, आपको हेल्प करेंगी। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया पश्चिमी घाट, ये क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। ये भारत का नक्शा है, तो आप समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है, यानी कि इधर वाला ढलान है, ठीक है। पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है, यानी कि इधर वाला ढलान है, उस पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, समुद्र है, समुद्र पानी लेके ऊपर की, समुद्र की जो में जो भाप है, समुद्र का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो भाप बन के वो ऊपर उठता है, और यहाँ जितने पहाड़ हैं उनसे टकराकर यहीं वर्षा हो जाती है। तो यहाँ जो पहाड़ है उन पर वर्षा होती है, तो जितने भी बने वो कैसे बने, ज्यादातर वो वर्षा बने। नेक्स्ट देखते हैं बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, बी का हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। ये कहाँ हो जाएगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। अब देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल कहाँ हो गया, वो ये हो गया इधर की तरफ। पूरब तो इधर की तरफ होगा, पश्चिम इधर की तरफ हो गया। अब पूरब की तरफ क्या होता है कि जब जो बारिश है वो सारी बारिश पहाड़ों से टकराएगी यहाँ पर और यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में ही हो जाएगी सारी बारिश, है ना। और तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बारिश होगी नहीं, यहाँ वृष्टि छाया बन जाएगी। यानी कि यहाँ जो पहाड़ है वो इधर तो बारिश होगी, पहाड़ों की इधर तो बारिश होगी, लेकिन पहाड़ क्या है, इधर की तरफ उन नमी वाली हवाओं को जाने ही नहीं देंगे, तो इधर बारिश नहीं होगी। तो यहाँ कैसे बन पाए जाते हैं, पर्णपाती बन पाए जाते हैं। अब सी है कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं, है ना। कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं। और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, और वहीं से इसका नाम क्या है, सुंदरवन पड़ गया है। और मैंग्रोव क्या किस तरह के वन होते हैं, जहां कोई भी जलराशि यानी कि कोई नदी समुद्र में जाकर मिलती है, तो वहां की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, दलदली होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही है। देखो 8th क्लास की ज्योग्राफी से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्लास की ज्योग्राफी से आया है। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौड़ा है, अपने आधार से क्या है, वो चौड़ा है, और ऊपर से की ओर बढ़ते हुए वो सकरा है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड का वो प्रयोग कर रही है। पहला है जापान, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है केन्या, चौथा है जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केन्या। देखो आपकी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें जापान का भी दे रखा है, वो जो घंटी नुमा है, इसका जो जापान का है वो घंटी नुमा है। ऑस्ट्रेलिया का भी दे रखा है, जर्मनी का भी दे रखा है, और भारत का भी दे रखा है। तो प्लीज आप इन सबको बहुत अच्छे से देखना और उस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। अगर समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। ये 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, और इसी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन भी आया है। निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्षण हैं, अपकर्षण कारण हैं। देखते हैं ए कार्य हेतु अच्छे अवसर, तो ये बिल्कुल सही है। बी है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये भी सही है। और सी है गरीबी, तो ये गलत है। और डी है उच्च आय, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ए बी और डी सही है। देखो आकर्षण क्या होता है कि कोई भी स्थान आपको आकर्षित कर रहा है कि आप वहां पर जाएं। इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए यूपी के किसी गांव में रह रहे हैं, ठीक है,
यूपी के आप किसी गांव में रह रहे हैं या किसी भी स्टेट के गांव में रह रहे हैं, हरियाणा में या कहीं भी गांव में रह रहे हैं, लेकिन गांव से शहरों में सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, यानी कि लाइट मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, यानी कोई काम धंधा मिल जाएगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि वहां पर हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, आराम से आपके बच्चे रात में बीमार हैं या दिन में बीमार है, कोई इमरजेंसी है तो आप हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। और उच्च आय, यानी जो आय का स्रोत है वो भी अच्छा होता है। तो आप क्या है, आप आकर्षित होते हैं, आप इम्प्रेस होते हैं कि हमें क्या कहाँ रहना है, हमें शहर में रहना है। अब जैसे यहाँ के कुछ लोग विदेश जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो विदेश है उसमें सैलरी ज्यादा मिलती है, ठीक है, वो इसलिए क्या करते हैं, विदेश में जाना पसंद करते हैं। हाँ, नीचे चले जाओ आप इसको ले, ठीक है, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, आप नीचे जाओ, इसको बंद कर दो, नीचे जाओ, मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो मतलब जहां पे भी आपको सुविधा मिलेंगी आप अब रोजगार के लिए वहीं जाएंगे। जैसे अगर आपको सुविधा जैसे ज्यादातर आजकल के लोग विदेश जाना पसंद करते हैं, वो क्यों जा रहे हैं विदेश, क्योंकि यूएसए में या यूके में जॉब करने इसलिए, या कनाडा में इसलिए जॉब करने जाते हैं क्योंकि वहां पर यहाँ से अच्छी सैलरी मिल जाती है, ठीक है। अगर उस बंदे को यहाँ पर 20,000 मिल रहे हैं और वहां पर 1 लाख मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कहाँ जाना पसंद करेगा, वो विदेश में जॉब करना पसंद करेगा कि यहाँ से 4-5 गुना पैसे मिल रहे हैं। तो यही कारण होते हैं किसी भी प्रवास के अपकर्षण के। अगर आप देखें कि उत्कर्षण क्यों होता है, यानी कि छोड़ के क्यों जाते हैं किसी भी स्थान का, तो इन सबके नेगेटिव हो जाते हैं कि कहीं उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही है, और वहां पर क्या है, अच्छी वेतन नहीं है, तो वो क्या होता है, उत्कर्षण का कारण होता है, ठीक है। या उसको हम प्रवासी बोलते हैं कि जब लोग किसी स्थान को छोड़ रहे हैं तो किन कारणों की वजह से छोड़ते हैं, कि उनको ना तो काम मिल रहा है वहां पर, या तो फिर उनको वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, या फिर वहां पर उनकी आय अच्छी नहीं है, या फिर कई बार लड़ाई दंगों की वजह से सुरक्षा की दृष्टि से भी लोग एक स्थान को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 57। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और रह गए, बस वीडियो समाप्त करने ही वाली हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 57। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए कि इन सब में सही विकल्प कौन सा है। ए है, बहुत से प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। दूसरा है, देखो जो प्राथमिक क्रिया है वो किस तरह की होती हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड होती हैं प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है। प्राथमिक क्रिया किस पर डिपेंड होती हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर, यानी कि किसी भी तरह की फसल उगाई जा रही है तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे मुर्गी पालन होता है, वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रकार की फसल उगाई जाती है, कृषि कर रहे हो तो प्राथमिक क्रियाएं हैं, या पशुपालन कर रहे हो, दूध वगैरह बेच रहे हो, तो ये क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। तो वो किस पर निर्भर करती हैं, ये प्रकृति संसाधनों पर निर्भर करती हैं। अब भी देखते हैं, बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। तो ये गलत है, ये किसके हैं, तृतीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं, ठीक है। सी है, तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के परिष्करण से संबंधित हैं। प्राकृतिक संसाधनों के परिष्करण यानी कि उद्योग, परिष्करण क्या है, उद्योग से संबंधित है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये हो जाएगा सेकंड के अंतर्गत। जो परिष्करण का जितना भी कार्य होता है वो सेकंड के अंतर्गत होता है, और बैंकिंग, यातायात, ये जितनी भी होती हैं तृतीय क्रियाएं होती हैं, और पहली क्रियाएं मैंने आपको बता दिया कृषि और उससे संबंधित होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल और केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम। तो 58 का जो सही आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख से कहां पहुंचा बौद्ध धर्म, तिब्बत पहुंचा था, ठीक है। और दीन ए इलामा जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, उनको
जो जब तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया था, तो जो दीन लामा थे वो जो चीनी थे उनसे बचकर हमारे भारत में आकर रह रहे हैं। और वो कहाँ रह रहे हैं? लद्दाख में रह रहे हैं। ठीक है, आज भी रह रहे हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं 59। संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? यानी कि भारतीय संविधान जिन्होंने बनाया उन्होंने ये उद्घोषणा की कि सभी संस्कृतियों का, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत में केवल एक धर्म चलेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ हिंदुओं की बहुल संख्या है, मतलब हिंदू संख्या में ज्यादा है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हिंदू धर्म को ही मान्यता मिलेगी, उनकी संस्कृति को ही बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी धर्म एक ही है और सभी के साथ समान व्यवहार होगा। तो ये किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? एकता, दूसरा है समानता, तीसरा है विविधता और चौथा है बंधुत्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा तीसरा। ये क्या है? विविधता। ये क्या है? विविधता में एकता, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान। सारे धर्म अलग अलग हैं फिर भी क्या है? एक जगह रह रहे हैं। तो ये क्या है? विविधता मूल्य को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब आप सोचेंगे 3 कैसे हैं? तो देखो, पहला है केंद्र सरकार होती है। ठीक है, केंद्र है, केंद्र में कौन बैठी है? संसद है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरा है राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने अपने राज्य की अलग सरकार होती है, अपने अपने राज्य की अलग विधायिका होती है। ठीक है, और तीसरा है स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार में ये जो शहरों में चेयरमैन वगैरह होते हैं, या जो बड़े शहर होते हैं उनमें चेयरमैन होते हैं, या कुछ भी स्थानीय भाषा में कुछ भी बोलते हैं, जो चुनाव होते हैं ज्यादातर तो चेयरमैन ही बोलते हैं छोटे शहरों में। और बड़े, अब दिल्ली में तो सीएम है। दिल्ली क्या है? एक शहर भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और तो तीसरा कौन सा है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में गांव या कस्बों में जो सरकारें काम करती हैं, ठीक है, जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं, वो होती है तीसरा। ठीक है, तो भारत में सरकार के कितने स्तर हो गए? 3 स्तर हो गए, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना। आप में एक छोटा सा कमेंट कर देना मेरी वीडियो में, जैसे भी आपको वीडियो लगी। अच्छा है तो अच्छा बताना, गलत है तो गलत। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो मैंने आपको प्लेलिस्ट का बताया है, तो प्लीज आप इन सभी प्लेलिस्टों को डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी इन सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।